ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। पूजा अर्चना के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की जो विधिवत शुरुआत है वो हो चुकी है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। चार धाम यात्रा की जो औपचारिक शुरुआत है वो भी हो चुकी है। विधिवत शुरुआत विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज से खुल गए हैं। बड़ी संख्या में भक्तों ने चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया है और जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले तब भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे और ये आप मंदिर परिसर की तस्वीरें भी देख रहे हैं। यहाँ पर फूलों से पूरा मंदिर परिसर सजाया गया है और जय बद्री के जो जयकारे हैं वो मंदिर परिसर में गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और विधिवत जो शुरुआत है चार धाम यात्रा की वो हो चुकी है। ये भव्य और सुंदर नज़ारा बद्रीनाथ धाम का आप देख रहे हैं। पहाड़ों के बीच में खूबसूरत मंदिर फूलों से सजा हुआ, कई क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं, देश विदेश से, और इंतजार यही किया जा रहा था। और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। चार धाम यात्रा की जो विधिवत शुरुआत है वो हो चुकी है। मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और ये सुंदर तस्वीरें आप बद्रीनाथ धाम से देख रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के पहले ही खुल चुका है। अक्षय तृतीया के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल चुके हैं। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल चुके हैं। 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया है पूरा मंदिर और अब जो परंपरा है उसके अनुसार विधि विधान के साथ कपाट खुलने के बाद की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको अंजाम दिया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम तक भी पहुंचने का रास्ता बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। दूर दूर से भक्त इस दिन का इंतज़ार करते हैं और अब चार धाम यात्रा की जो विधिवत शुरुआत है वो हो चुकी है। कई लोगों ने, बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी चार धाम यात्रा का कराया है। इंतजार यही किया जा रहा था और अब चार धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। और आइए अब स्पेशल रिपोर्ट पे आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज की सबसे बड़ी खबर, आतंक के खात्मे के लिए वॉर लेवल पर अभियान चल रहा है और इस अभियान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल फ्लाइट ट्रायल भी किया और इस ट्रायल के दौरान इसे लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया। एयरशिप ने खास किस्म के उपकरणों से लैस पेलोड को साथ लेकर उड़ान भरी और उसकी मदद से महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा किया गया। लगभग 62 मिनट तक चले इस ट्रायल के बाद सिस्टम को सुरक्षित रूप से रिकवर कर लिया गया। डीआरडीओ का स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप तकनीकी कामयाबी के साथ ही संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। बता दें कि 17 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक में तैनात ये एयरशिप बड़े इलाके पर नजर रख सकता है, लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है और लगातार रियल टाइम डेटा भी भेज सकता है। और एक और अहम जानकारी दे दें आपको, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी और इस बीच नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने सशस्त्र बलों को पाकिस्तान पर पूरे एक्शन की जो छूट है वो दे रखी है। ऐसे में सशस्त्र बल मारक एक्शन की तैयारी में जुटे हैं। ये मुलाकात उस बड़ी सुरक्षा बैठक के कुछ दिन बाद हुई है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए थे। वहीं पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में उमर अब्दुल्ला ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े एक्शन और पाकिस्तान को
जवाब देने के लिए सरकार के हर फैसले के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया है। उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री को पहलगाम हमलों के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति और पर्यटकों के साथ ही पर्यटन उद्योग के लिए स्थिति को स्थिर करने के लिए की जा रही कोशिशों के बारे में भी जानकारी दी। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात उन्होंने की और फारूक अब्दुल्ला ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताया है कि पाकिस्तान दरिंदा है और अब उससे बातचीत का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। उन्होंने आतंकवाद के पूरी तरह से खात्मे और केंद्र के हर फैसले का समर्थन किया। हम लोग थक गए हैं आतंकवाद से। आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। उसके लिए कोई भी कार्रवाई प्रधानमंत्री करेगा, हमें वो मंजूर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद रशिया के विदेश मंत्री लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों विदेश मंत्रियों ने रूस भारत सहयोग के मौजूदा मुद्दों के साथ साथ पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी पर भी चर्चा की। रूस ने भारत को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही लावरोव ने 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र के मुताबिक द्विपक्षीय आधार पर राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से मतभेदों को सुलझाने की सलाह भी दी। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? रूस के विदेश मंत्री लावरोव के साथ पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमले के दोषियों, मददगारों और साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। बातचीत के दौरान भारत रशिया के द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की, ये कहना है एस जयशंकर। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह पोस्ट साझा किया है और जो बातचीत यहां पर हुई है वो उन्होंने साझा की। पाकिस्तान पर एक्शन से पहले सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भारतीय सेना एयर डिफेंस के लिए वेपन सिस्टम खरीदेगी। दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को नष्ट करने के लिए कंधे से दागे जाने वाले बहुत कम दूरी के नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए टेंडर भी जारी किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत ये खरीदारी होगी। तो पाकिस्तान पर एक्शन से पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम सेना की तरफ से खरीदा जाएगा, कंधे पर रखकर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत यह पूरी खरीदारी होगी। तो पाकिस्तान पर एक्शन की लगातार हो रही है मांग और उसके पहले ये जो ताकत है वो लगातार भारतीय सेना बढ़ा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की तैयारी मेक इन इंडिया के तहत ही होगी और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जो खरीदारी है वो यहां पर होने जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि कैसे आखिर भारतीय सेना की ताकत बढ़ने वाली है। कंधे पर रखकर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो डिफेंस सिस्टम की ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी खरीद होगी, कंधे पर रखकर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि 48 लॉन्चर और 85 मिसाइल की खरीदारी होनी है और ये जो पूरी खरीदारी है जो 48 लॉन्चर और 85 मिसाइल की होगी वो भारतीय सेना की तरफ से की जाएगी। कई जरूरी उपकरण भी खरीदे जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद भारतीय सेना की जो मजबूती है, जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला। जबलपुर के आयुध निर्माण फैक्ट्री में कर्मचारियों और अधिकारियों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। छुट्टी पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल ही ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। फैक्ट्री प्रशासन से चर्चा करने पर कर्मचारियों को उत्पादन की अधिकता का हवाला भी दिया गया। निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए छुट्टियां रद्द करने की दलील दी जा रही है। तो उत्पादन लक्ष्य को पूरा करना है, जो टारगेट है उसको पूरा करना है, ऐसे में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 4000 कर्मचारी यहां पर तकरीबन कार्य करते हैं। खमरिया में एक आदेश किया गया जिसके तहत कर्मचारियों की जो छुट्टी है वो रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। निश्चित तौर पर इस प्रकार का आदेश होने से एक माहौल निर्माणी के अंदर निर्मित हुआ, लेकिन इसमें अधिक पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमने जब इस विषय पर प्रशासन से बात की तो प्रशासन द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्पादन की अधिकता को देखते हुए
और छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान पर ट्रिपल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान में बनने वाले किसी भी उत्पाद के भारत में आयात पर रोक लगा दी गई है। भारत के किसी भी बंदरगाह पर पाकिस्तानी जहाज को एंट्री नहीं मिलेगी। हवाई और जमीनी मार्ग से पाकिस्तान से डाक और पार्सल भारत आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो भारत की पाकिस्तान पर आर्थिक स्ट्राइक, लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान से सभी जो आयात है उन पर भी बैन लगा दिया गया है। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान की जहाजों की एंट्री को बंद कर दिया गया है। डाक पार्सल लाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी। हवाई और जमीनी मार्ग से पाकिस्तान से डाक और पार्सल भारत आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आर्थिक रूप से पहले से ही कमजोर पाकिस्तान अब और भी ज्यादा कमजोर होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्ट्राइक ये भारत की तरफ से। तो पाकिस्तान पर यह आर्थिक स्ट्राइक, पाकिस्तान से आने वाली सभी चीजों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज भारतीय पोर्ट पर बैन कर दिए गए। मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत यह फैसला लिया गया है। बेहद महत्वपूर्ण यह फैसला, जिसमें भारतीय झंडे वाले जहाजों को पाकिस्तानी पोर्ट पर जाने की मनाही, और अब ये पाकिस्तान पर एक और आर्थिक स्ट्राइक। वो भी प्रधानमंत्री जी फैसला लेंगे, वो मुल्क और अवाम की बहबूदी के लिए, हमें उसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वो डॉक्टर बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के पास, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो शायद हमारे पास, आपके पास ना हो। जो भी फैसला किया जाएगा देश हित में, राष्ट्र हित में किया जाएगा। और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले से पहले पर्यटकों पर निशाना बनाए जाने की आशंका जताई थी। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में होटल्स की सुरक्षा को लेकर यह आशंका जताई गई थी। चेतावनी के बाद श्रीनगर के बाहरी इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई थी और तलाशी अभियान भी चलाया गया था। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और अब खुफिया एजेंसियों ने पहले ही हमले की जो जानकारी है, जो खुफिया इनपुट्स हैं, वो कहीं ना कहीं सामने आए थे। आशंका ये जताई थी कि पर्यटकों को निशाना बनाया जा सकता है। ये सामने आ रही है बड़ी खबर। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में इसको लेकर अब होटल्स की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ाई गई थी। चेतावनी के बाद श्रीनगर के बाहरी इलाकों में भी सुरक्षा तैनात कर दी गई थी और तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा था। तो पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंकवादियों के मददगारों पर नकेल कसने की कवायद लगातार जारी है। इसके तहत कल कई जगहों पर तलाशी ली गई है। सुरक्षा बलों ने आतंकवाद समर्थक ढांचे को नष्ट करने के लिए कई जिलों में तलाशी तेज कर दी है। ये तलाशी प्रतिबंधित संगठनों के आतंकी सहयोगियों के खिलाफ जारी कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा है और यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की जांच के तहत भी ये तलाशी ली जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएफ ने राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से पाकिस्तानी रेंजर के एक जवान को पकड़ा है। ये जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने कल दी। एक बार फिर आपको बता दें कि पाकिस्तान रेंजर्स ने 23 अप्रैल को पंजाब में गलती से सीमा पार गए बीएसएफ के जवान पीके साहू को पकड़ लिया था। बीएसएफ के विरोध और कई फ्लैग मीटिंग्स के बाद भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को सौंपने को लेकर कोई जवाब नहीं दिया और लगातार ये बहाना बनाया जा रहा था कि अधिकारियों की तरफ से जो निर्देश है वो नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जो पीके साहू अभी भी पाकिस्तान रेंजर्स के गिरफ्त में है, उनके उस तरफ सीमा पार हैं, ऐसे में उनको वापस रिहाई नहीं दी जा रही है, नहीं भेजा जा रहा है। लगातार बहाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से पाकिस्तानी रेंजर को, एक जवान को पकड़ा गया है। वहीं भारत सरकार ने आईएमएफ से कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की छुट्टी कर दी है। वो आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक थे। उनका कार्यकाल पूरा होने में अभी 6 महीने बचे थे, लेकिन उससे पहले ही कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने सुब्रमण्यम की सेवाओं को समाप्त करने का फैसला लिया। आदेश में सुब्रमण्यम को हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। ये बड़ी जानकारी। आईएमएफ से कृष्णमूर्ति को हटा दिया गया है। आदेश में सुब्रमण्यम को हटाने का कोई कारण नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि अभी उनके कार्यकाल को पूरा होने में 6 महीने का वक्त बचा था, लेकिन उसके पहले ही कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने सुब्रमण्यम की सेवाओं को समाप्त करने का ये बड़ा निर्णय लिया। हालांकि इस आदेश में, ये जो आप लेटर देख रहे हैं, इस आदेश में सुब्रमण्यम को हटाने का कोई भी कारण नहीं बताया गया है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रोमांचक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रन से हराया। बेंगलुरु ने चेन्नई को 214 रन का लक्ष्य दिया था। चेन्नई को आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, लेकिन यश दयाल ने 12 रन ही बनने दिए। बेंगलुरु ने 11वें मैच में 8वीं जीत दर्ज की और इसी के साथ प्लेऑफ में उसकी जगह लगभग पक्की हो गई है। चेन्नई की टीम पहले ही रेस से बाहर हो चुकी है। विराट कोहली ने आईपीएल 2025 के अपने 11वें मैच में 7वां अर्धशतक बनाया। चेन्नई के खिलाफ उन्होंने 33 गेंद पर 62 रन की पारी खेली। विराट ने 5 छक्के और 5 चौके लगाए। विराट ने जैकब के साथ 97 रन जोड़े। बेंगलुरु के रोमारियो शेफर्ड बने मैन ऑफ द मैच। चेन्नई के खिलाफ शेफर्ड ने सिर्फ 14 गेंद पर नाबाद 53 रन बनाए। उन्होंने 6 छक्के और 4 चौके लगाए। उनकी पारी की बदौलत बेंगलुरु का स्कोर 213 रन तक पहुंच गया। चेन्नई के आयुष महात्रे ने 48 गेंद पर 94 रन की बेहद शानदार पारी खेली। बेंगलुरु के खिलाफ उन्होंने 9 चौके और 5 छक्के लगाए, लेकिन उनकी पारी बेकार गई क्योंकि चेन्नई की टीम मैच हार गई। आयुष महात्रे मुंबई के क्रिकेटर हैं। 2024 में ही घरेलू क्रिकेट में उनका डेब्यू हुआ। 6 महीने के छोटे से करियर में आयुष 4 शतक लगा चुके हैं। आईपीएल में 17 साल की आयुष का ये पहला सीजन है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले को 13 दिन बीत चुके हैं। देश को बदले का इंतजार है। देश की सरकार और सेना सब तैयार है, लेकिन बदला कब और कैसे होगा इसकी अब तक कोई हलचल या फिर आहट सुनाई या फिर दिखाई तो नहीं दे रही है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान का डर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इस बार भारत का हमला बेहद विध्वंसक होने वाला है और यह हमला ऐसा होगा कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। यही वजह है कि बार बार पाकिस्तान के हुक्मरान भारत को गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया। ख्वाजा आसिफ ने भारत पर हमले की खोखली धमकी दी। दरअसल भारत की तरफ से सिंधु स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का गला सूखा हुआ है और बौखलाहट ऐसी है कि उसकी तरफ से बेसिर पैर की बयानबाजी की जा रही है। खौफ इतना ज्यादा है कि वो दुनिया के दूसरे देशों से भारत को मनाने की गुहार लगा रहा है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। देख रहा है विनोद, ये हमले की धमकी दे रहे हैं। लगता है पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों को सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं। एक दुनिया में आतंक फैलाना, बेगुनाहों का खून बहाना, अपनी धरती पर आतंकवादियों को पालना। दूसरा, धमकी देना, गीदड़ भपकी देना, दूर से ही बैठकर जुबानी बम चलाना और जंग के मैदान में सामने आना तो बार बार भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाना। पाकिस्तान को भारत के हाथों पिटने की आदत सी हो गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकिस्तान के खिलाफ कई तरह की कूटनीतिक स्ट्राइक की है। इस्लामाबाद को सबसे बड़ा झटका भारत की तरफ से की गई सिंधु स्ट्राइक से लग रहा है। सिंधु समझौते को स्थगित करके भारत ने पाकिस्तान को पानी की मौत मारने का प्लान तैयार किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बेचैनी बढ़ी हुई है। गला सूख रहा है और सूखे गले से सहमी आवाज में वो भारत को हमले की खोखली धमकी दे रहे हैं। देख रहा है विनोद, ये हमले की धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। इससे तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के पानी की दिशा बदलने के लिए कोई निर्माण किया तो हमला कर देंगे। ठीक है, गलतफहमी पालने की आपको पूरी आजादी है। गलतफहमी और आतंक को पालने के अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो। लेकिन ये मत भूलो जनाब आसिफ साहब, भारत ने पानी को हथियार बनाकर तुम्हारे ऊपर जो हमला किया है, उससे तुम्हें और तुम्हारे मुल्क को
भूखा प्यासा मारने का बंदोबस्त कर दिया है। तुम क्या भारत पर हमला करोगे? सिंधु समझौते की नदियों पर भारत ने पहले भी निर्माण किए हैं, तब तुमने क्या कर लिया? खोखली गीदड़ भभकी देने के अलावा तुम्हारी कुछ और करने की हिम्मत तक नहीं हुई। फिर भी तुम बार बार क्या सोचकर हमले की धमकी देते हो? देख रहा है विनोद, ये हमले की धमकी दे रहे हैं। We will not initiate a war. लेकिन अगर कोई इस किस्म का हालात हमारे ऊपर जो है मुसल्लत किए गए तो हम जो है पाकिस्तान जो है बिल्कुल 100% नहीं 200% जवाब दे सकता है। लेकिन अब वो अगर पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक से, तो उसका रिस्पांस जरूर आएगा। ख्वाजा आसिफ, आगे तुम जो देखोगे और सुनोगे तो तुम्हारे सीने में और दर्द होगा। भारत ने पहले भी सिंधु समझौते की पश्चिमी नदियों पर, जिनका पानी पाकिस्तान के लिए तय हुआ था, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया है। लेकिन तुम क्या बिगाड़ पाए? कुछ नहीं, सिर्फ देखते रहे और इस बार भी देखते ही रहोगे। 1978 में चिनाब नदी पर सलाल बांध को लेकर विवाद हुआ, हालांकि मसले को बातचीत से सुलझा लिया गया। इसके बाद बगलियार बांध को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ। इसे 2007 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता की मदद से सुलझाया गया। झेलम नदी पर किशनगंगा परियोजना को लेकर भी विवाद उठा। पाकिस्तान ने शिकायत करने के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया। तटस्थ विशेषज्ञों ने जनवरी 2025 में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। यही नहीं, साल 2016 में भारत ने लद्दाख में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जबकि पाकिस्तान ने उन पर आपत्ति जताई है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। आपत्ति और चेतावनी देने के सिवाय पाकिस्तान कुछ और कभी नहीं कर पाया और इस बार भी नहीं कर पाएगा। फिर भी चाहे ख्वाजा आसिफ हो या बिलावल भुट्टो, पानी के मुद्दे पर सब बिलबिलाते रह जाएंगे। देख रहा है विनोद, ये हमले की धमकी दे रहे हैं। मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये 4 भाई साथ मिलकर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ जानने समझने के बावजूद पाकिस्तान के नेता इस तरह की बयानबाजी से बाज क्यों नहीं आते, या फिर वो सेना के दबाव में या दम पर हेकड़े दिखाने का काम करते हैं। पाकिस्तान के पास तो हिम्मत नहीं है। ये पाकिस्तान यदि ओवट, जिसको एक कहते हैं ना कोवटली तो वो कर ही रहा था। यदि पाकिस्तान हमला करता है, जो कि उसके शक्ति ही नहीं है, वो मिलिट्री रियलिटी के बरखिलाफ है। मैं कहीं भी मिलिट्री रियलिटी में नहीं आता कि वो कर सकता है। पागल कुत्ता काटा होगा तो करेगा, मगर पागल कुत्ता काटना चाहिए पाकिस्तान को, और करे तो ये बयानबाजी से कुछ नहीं होता, और बयानबाजी से आप वही दिखते हैं जो कि आप हैं। हकीकत ये है कि भारत के बदले को लेकर पाकिस्तान डरा हुआ है। ये डर ही है जो बार बार बयानों की शक्ल में बाहर आ रहा है। अगर डर नहीं होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया भर में मदद मांगते नहीं फिरते। शहबाज शरीफ ने चीन के राजदूत से मुलाकात की और भारत से तनाव कम करने की मदद मांगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पहले से ही तुर्की से हथियारों की मदद ले रहा है। पाकिस्तान के अंदर में अभी सिविल वॉर की स्थिति है। बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। उसी तरह गिलगित बाल्तिस्तान और पीओके में भी लोग हैं। सिंध में छिड़ गया है। सराकी मूवमेंट पंजाब में शुरू हो चुका है, और उनको उनके जो सिविल, इसको कहते हैं सिविल वॉर की स्थिति है, और वो चल रही है। दरअसल भारत की तरफ से बदले में हो रही देरी पल पल पाकिस्तानी नेताओं की बेचैनी बढ़ा रही है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान पर एक और करारी कूटनीतिक चोट की है।
भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने और जाने वाली चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी बिना लड़े ही पाकिस्तान का हश्र ऐसा होगा कि पाकिस्तान पानी मांगने लगेगा। इस बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार होगा। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। वी थैंक अंगोला फॉर देयर सपोर्ट इन अवर फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार के हर एक्शन में विपक्षी दल भी साथ हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगा, हम उसका साथ देंगे। जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने यहां पर आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया, नरेंद्र मोदी इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। सुन रहे हो ना शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ। 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस वक्त प्रतिशोध के इंतजार में बैठा है। ऐसे में तुम्हारी इन खोखली चेतावनियों के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे और तुम हर बार की तरह बस देखते रह जाओगे, बिगाड़ कुछ नहीं पाओगे। बात आसिम मुनीर की मुश्किलों की करते हैं। जी हां, पाकिस्तान के जो नेता हैं उनसे लेकर पाकिस्तानी सेना तक सब लोग डरे हुए हैं और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए तो 2 मोर्चों से मुसीबत खड़ी हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद भारत के बदले के डर से एक तो पहले ही आसिम मुनीर और उनकी फौज की नींद उड़ी हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम भी आसिम मुनीर के खिलाफ हो गई है। पाकिस्तान की जनता आसिम मुनीर को कोस रही है कि उसने मुल्क को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ISI चीफ आसिम मलिक को NSA यानी कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाकर मुनीर ने जनता के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सेना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। सिंध में जनता पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रही है। मुल्क की आवाम ने मुनीर के खिलाफ बगावत का मोर्चा खोल रखा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। पाक आर्मी के जवानों को निशाना बनाकर हमले हो रहे हैं। तीसरा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना और उसके प्रमुख आसिम मुनीर डरे हुए हैं। जवानों में जोश भरने के लिए कभी धार्मिक नारे लगवा रहे हैं तो कभी टैंक पर चढ़कर हौसला बढ़ा रहे हैं, तो कभी रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर विशेष कोर कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के भीतर ही आसिम मुनीर की पोल खुल गई है। आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले के बाद ISI के चीफ असीम मलिक को NSA की जिम्मेदारी सौंपी है। मलिक भी कोर कमांडर्स की मीटिंग में मुनीर के साथ नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जनता इस दहशत में है कि इन दोनों की जोड़ी मुल्क को बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों से ध्यान भटकाने के लिए आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले का पैंतरा चला है। माना जा रहा है कि 1999 में कारगिल युद्ध की तरह इस बार भी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान की सरकार को धोखे में रखकर पहलगाम की साजिश रची है। माना जा रहा है कि असीम मुनीर ने पहलगाम हमले को अंजाम इसलिए दिया ताकि अवाम का ध्यान पाकिस्तानी सेना की नाकामी और मुल्क की बदहाली से हटाया जा सके। सिंध जैसे शहरों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मुल्क की बर्बादी के लिए सेना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान की हालत दुनिया से छिपी नहीं है। यहाँ लोगों के पास न आटा है न दाल है। दूसरी तरफ महंगाई से जीना मुहाल है। इन लोगों ने तो आज कश्मीर बेच दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान भी बेच रहा है। पाकिस्तान सेल होने वाला है। जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में बस
कढ़ाई गोश्त बनाई, हमारे वजीर आला खा रहे, हमारे वजीर आजम खा रहे। We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. देश को संकट से उबारने के बजाय शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। जब मुनीर को लगा कि जनता अब उसका देश निकाला कर देगी तो वो धर्म की आड़ लेने पर आ गया। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का इतिहास ही ऐसा रहा है कि सेना के जनरलों ने अपनी महत्वाकांक्षा में मुल्क को बर्बाद ही किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।